गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है सारस 3 रेडियो टेलीस्कोप। तो इंडियन रिसर्चर्स जो हैं कुछ रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के, उन्होंने अभी एक क्लेम हुआ था एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी और एमआईटी द्वारा कि इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ ने क्लेम किया था कि उन्हें एक ऐसा रेडियो वेव मिला है, सिग्नल मिला है जो कि कॉस्मिक डॉन से आया। कॉस्मिक डॉन का मतलब क्या हुआ कि वो समय, वो टाइम जब पहले स्टार्स और गैलेक्सीज बन रहे थे, तो उस टाइम पर जो रेडियो वेव रिलीज़ हुई थी वो एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी और एमआईटी ने उसको डिटेक्ट किया था। 2018 में ऐसा क्लेम किया गया। लेकिन अभी सारस 3 रेडियो टेलीस्कोप का यूज़ करते हुए जो हमारे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बोला कि ऐसा कोई जो है कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि जो रेडियो वेव उस टाइम पर डिटेक्ट हुआ था या सिग्नल डिटेक्ट हुआ था वो एमर्जिंग या फिर अर्ली यूनिवर्स के जो है वो रेडियो वेव्स, उसके सिग्नल वहाँ से आया था। तो अब एक्चुअली क्या हुआ था कि 2018 में, जैसे आपको बता रहा हूँ मैं, कि ये क्लेम किया गया था इन साइंटिस्ट द्वारा, और इसको इवन जो एक साइंटिफिक जर्नल है नेचर, उसमें भी पब्लिश किया गया। तो उसको ही जो है वो रिफ्यूट किया है हमारी सारस 3 रेडियो टेलीस्कोप ने। तो सारस 3 रेडियो टेलीस्कोप क्या है? तो हमारे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट का ये हाई रिस्क हाई गेन एक्सपेरिमेंटल टेलीस्कोप है। इसमें हम बहुत ही जो फेंट रेडियो वेव सिग्नल्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए और बहुत ही प्रिसीशन से उसको डिटेक्ट करने के लिए हमने टेलीस्कोप बनाया है। तो हम मोस्टली उन वेव्स को डिटेक्ट करना चाहते हैं इससे, जो कि हमारी कॉस्मिक डॉन का कंसेप्ट क्या होता है? कॉस्मिक डॉन वो टाइम है जब हमारी सबसे पहले जो स्टार्स और गैलेक्सीज बन रही थी, जिसको हम अर्ली यूनिवर्स का पीरियड भी कह सकते हैं, उस समय पे जो रेडियो वेव सिग्नल्स निकले थे उसको डिटेक्ट करने के लिए ये टेलीस्कोप बनाया गया है। और इस टेलीस्कोप के थ्रू जो है हमारे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने बोला कि जो एमआईटी और एएसयू ने क्लेम किया था वो सही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। तो अभी जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी इशू की है, एक ऑर्डर इशू किया है, हम ये कह सकते हैं डीओपीटी ने, जिसमें जो डीआईजी लेवल के स्टेट में आईपीएस ऑफिसर्स होंगे और जो स्टेट्स ने उनको यूज़ नहीं किया हुआ, कहीं ना कहीं उनको नहीं लगाया हुआ है, तो उनको, अगर वो सेंट्रल डेपुटेशन पे आना चाहते हैं तो उनको एम्पैनलमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी क्या होता है कि जब भी कोई डीआईजी रैंक का आईपीएस ऑफिसर जिसका 14 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस हो, अगर वो सेंटर में डेपुटेशन पे आना चाहता है तो उसको पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड से पहले एम्पैनलमेंट करवानी पड़ती है। एम्पैनलमेंट में क्या होता है कि जो ऑफिसर जो होते हैं, जो पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड के, वो पहले उस पर्सन का जो है ऑफिस का करियर देखते हैं, उसका विजिलेंस रिकॉर्ड देखते हैं, फिर उसके बाद ही डिसाइड करते हैं कि क्या वो सेंट्रल डेपुटेशन पे आने के काबिल है या नहीं है। लेकिन अब जो है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स की सिर्फ आईएएस ही नहीं, आईपीएस की भी बहुत ज़रूरत है, तो इसलिए उन्होंने ये रिक्वायरमेंट को हटा लिया और कहा है कि डायरेक्टली जो है डीआईजी लेवल ऑफिसर्स जो है वो एलिजिबल होंगे सेंट्रल डेपुटेशन के लिए। तो अब हम डीआईजी लेवल आईपीएस ऑफिसर्स को हम सेंट्रल डेपुटेशन पर लाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में जो है वैकेंसीज़ हैं, तो उसको फिल करने के लिए हमने ये रिक्वायरमेंट को हटाया है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सबका महाक्विज। तो अभी जो है हमारी माई गव जो है आपका गवर्नमेंट का ही एक तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिस पे गवर्नमेंट इंटरेक्ट करती है लोगों के साथ। तो उन्होंने एक ये क्विज़ शुरू किया, जिसके अंदर ये एक ईयर लॉन्ग का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर क्विज़ का ऑब्जेक्टिव ये है कि पार्टिसिपेंट्स को बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम जितनी चल रही हैं उनके इनिशिएटिव्स और गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये क्विज़ जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, और हर हफ्ते टॉप 1000 विनर्स को 2000 रुपीज़ ईच मिलेंगे। और एक फिर ऐसा जो है, जब साल ख़त्म हो जाएगा तो एक बम्पर प्राइज़ भी दिया जाएगा। तो 20 क्वेश्चंस होंगे जिनको 700 सेकंड्स में आंसर करना है, और उसी के बेसिस पर जो है विनर्स को सिलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है समर्थ रामदास जी। तो महाराष्ट्र के गवर्नर जो है, उन्होंने भी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है, जब उन्होंने कहा है कि समर्थ रामदास जी जो थे वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के गुरु थे। ठीक है। तो पहले तो हम देखते हैं समर्थ रामदास जी कौन थे। तो ये एक इंडियन मराठी हिंदू सेंट, फिलोसफर, पोएट, राइटर और स्पिरिचुअल मास्टर थे। और ये राम जी और हनुमान जी के जो है वो डिवोटी थे। इन्होंने ही समर्थ सेक्ट को जो है वो बनाया था ताकि स्पिरिचुअलिटी सोसाइटी में आ सके। फिर वो जैसे वरकारी सेंट थे, वो तो पैसिफिस्ट थे, वो वायलेंस या फिर जो है बहुत ही सॉफ्ट जो है वो स्पिरिचुअलिटी की बात करते थे। लेकिन जो समर्थ रामदास जी थे वो नेशनलिज्म को जो है इनकरेज करते थे, और एग्रेसिव इन्वेडर्स को कैसे काउंटर किया जा सकता है इसके बारे में भी वो बोलते थे।
तो उन्होंने 10 बोध नाम की एक जो है वो टेक्स्ट लिखा था, जिसके अंदर एडवाइस दिया गया था अपने डिसाइपल को, और उन्होंने इसको ओरली नरेट किया था, ओरली ही बताया था अपने डिसाइपल को, जो कि थे कल्याण स्वामी जी। सो अब उनका शिवाजी के साथ क्या लिंक है, समर्थ रामदास जी का। तो जो फर्स्ट मराठा रूरल, जो छत्रपति शिवाजी भोंसले जी जो थे, वो कंटेम्पररी थे रामदास जी के, और दोनों एक दूसरे को 1672 में मिले थे, जब शिवाजी ने उनको हिंदू मोनेस्ट्री, मठ का एक, मतलब उनकी जो है चफल में उनको, रामदास जी को एक मठ दिया था। और उनके जो है डेथ के बाद, शिवाजी की डेथ के बाद जो है, रामदास जी ने उनके बेटे एल्डर सन को जो है लेटर लिखा था, और उसमें पूछा था कि, उनको एडवाइस किया था कि क्या आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए आफ्टर शिवाजी डेथ। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कोलोकेशन। तो अभी आपको पता है कि एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्णन को सैंक्शन कर दिया था सेबी ने, क्योंकि क्या हुआ था कि वो एक मिस्टीरियस योगी से अपनी सलाह ले रही थी, कॉन्फिडेंशियल मैटर उनके साथ शेयर कर रही थी, जो कि एनएससी के अगेंस्ट जा सकता था। तो उन्होंने, सेबी ने जो है उनको एक तरह से सैंक्शन कर दिया है। तो इसमें अब कोलोकेशन का जो है कोलोकेशन का मुद्दा जो है वो दोबारा से सामने आ रहा है। तो कोलोकेशन का मतलब क्या होता है? कोलोकेशन का मतलब होता है कि आप अपने ऑफिस स्पेस में ऐसे ही थर्ड पार्टी को आने की आप इजाज़त दो, जो कि आपका सर्वर स्पेस या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर शेयर करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, आपकी पावर सप्लाई, बैंडविथ, या फिर आपके स्टोरेज ऑफ डेटा अपना कर सकेगा। तो मतलब एक तरह से वो आपको रेंट देगा कुछ, और आपको जो है उस पैसे में आपको वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर कर सकता है, अपना ऑफिस का काम कर सकता है। ठीक है। तो 2009 में एनएससी ने को लोकेशन सर्विसेज देना स्टार्ट किया था। लेकिन देखो, सर्वर तो उनका अलग होगा ऑफ कोर्स ऑफिस में या उनकी बिल्डिंग में, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ जाती है, क्योंकि वो बहुत पास हैं आपके सर्वर के, तो कभी ना कभी ऐसा हो सकता है, या कुछ इंडिविजुअल जो है आपके ऑफिस में काम कर रहे हैं उनके साथ मिलकर, उनको पैसा खिलाकर या कुछ भी करके, जो है वो आपके डेटा को जो है वो एक्सेस गेन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो उसको डील करने से के लिए सेबी जो है वो अब सख्त हो गया है। तो अब ये कंट्रोवर्सी हुई क्या है, अब को लोकेशन जो है वो वैसे इलीगल तो नहीं है, इवन सेबी ने अलाउ भी किया था 2008 में कि हाँ, जो ये एक्सचेंजेस हैं इनकी बहुत बड़ी लोकेशन होती है, इनके बहुत बड़े सर्वर होते हैं, तो इसको ये को लोकेशन में दे सकते हैं। लेकिन 2015 में ये एक विसल ब्लोअर की एक खुलासे से सामने आया कि को लोकेशन सर्विसेज का यूज़ करते हुए, मिस यूज़ करते हुए, कुछ लोग जो हैं, कुछ सर्विस जो अ, कुछ जो इंडिविजुअल्स हैं, या कुछ जो मेंबर्स हैं जो को लोकेशन की सर्विसेज ले रहे हैं इन एक्सचेंज से, वो अपने बेनिफिट के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी ये को लोकेशन के जो है दोबारा से आ गया है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में से भी इसको डिसअलाउ कर दे। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है वॉर क्राइम्स। तो रशिया ने जब यूक्रेन में इन्वेड किया है, तो अब देखने को मिल रहा है, ऑफ कोर्स अब ये सच है नहीं है, ये डिफरेंट बात है, बट ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी सिविलियन साइट्स पर भी हमला किया जा रहा है, एयर स्ट्राइक्स किए जा रहे हैं। तो इसीलिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, उन्होंने बोला है कि वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि क्या वॉर क्राइम्स या क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी तो नहीं कर रहा है रशिया यूक्रेन में। तो लॉज ऑफ वॉर क्या कहते हैं? तो लॉज ऑफ वॉर जो है वो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि आपका रोम स्टैट्यूट जो है, जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उसके द्वारा बनाया गया है। फिर जिनीवा कन्वेंशंस हैं 1949 के। फिर जो है यूएन ऑफिस ऑन जीनोसाइड प्रिवेंशन एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, ये कुछ ऐसे कन्वेंशंस और लॉज हैं, या फिर ऐसे जो आपके इंटरनेशनल लॉज हैं, जो कि वॉर क्राइम्स, जेनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इन सबको डिफाइन करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूएन ऑफिस ऑन जेनोसाइड प्रिवेंशन जो है, वॉर क्राइम का मतलब क्या होता है कि वो क्राइम या वो जो है इंसिडेंट्स जो कि डोमेस्टिक कन्फ्लिक्ट के टाइम पर हो सकते हैं, या फिर दो कंट्रीज़ के बीच में अगर वॉर हो रही है तब हो सकते हैं। ठीक है। और जो जेनोसाइड और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, वो इवन पीस टाइम के टाइम पर भी हो सकता है। ठीक है। और या फिर क्या हो सकता है कि अगर यूनिलैटरल एग्रेशन कर दिया किसी मिलिट्री ने टुवर्ड्स अनआर्म्ड ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है। तो अनआर्म्ड ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर अगर किसी ने मिलिट्री एक्शन ले लिया है, उसको भी हम क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी या फिर उसको जेनोसाइड कह सकते हैं। ठीक है। अब जो है लॉन्ग लिस्ट है वॉर क्राइम्स की। अब जैसे कि किसी को हॉस्टेज ले लेना, सिविलियंस को हॉस्टेज ले लेना, विलफुल किलिंग करना, टॉर्चर करना, इनह्यूमन ट्रीटमेंट करना प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स की, चिल्ड्रन को मजबूर करना कि वो भी लड़ें। ठीक है। तो ये सब जो है वॉर क्राइम्स की कैटेगरी में आ सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि सिविलियंस के ही, जैसे सिटीज़ को, विलेजेस को, आपको या स्कूल बिल्डिंग्स को या रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को भी टारगेट करना वॉर में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि उसमें दुश्मन जाकर या दुश्मन की सेना जाकर छुप जाएगी। तो उसमें उस केस में जो है
वो वॉर क्राइम नहीं होगा, ठीक है। और इसमें आपको बहुत डिफ़िकल्ट है कि कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे कि कौन सा जो है वो सिविलियन है और कौन सा जो है वो दुश्मन की सेना का मेंबर है, ठीक है। तो इसलिए इस केस में जो है वॉर क्राइम वो उसको नहीं माना जाएगा। ऑफ कोर्स इसको प्रूव करना पड़ेगा कि इसलिए आपको एक्शन लेना पड़ा क्योंकि वो जो है सेना के जो लोग हैं वो उस एरिया में जाकर छुप गए थे, ठीक है। अब प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर भी देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर। आने वाले टाइम में आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि ये वॉर की सिचुएशन चल रही है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर होते हैं तीन तरह के, एक होता है प्रोपोर्शनैलिटी, एक होता है प्रिकॉशन और एक होता है डिस्टिंक्शन। तो प्रोपोर्शनैलिटी ये कहता है कि आपको जितना आपको ऊपर अटैक किया गया उसी के हिसाब से आपको रिप्लाई करना है, ठीक है। ये नहीं कि मतलब आपके एक सोल्जर को मारा और आपने उसके उसके लिए पूरी सिटी को या पूरी कंट्री को ही बॉम्ब से उड़ा दिया, ठीक है। तो प्रोपोर्शन देखना है आपने कि जितना आपका नुकसान हुआ उसके हिसाब से ही आप वायलेंस यूज़ कर सकते हो। दूसरा है प्रिकॉशन, तो आपने इतना प्रिकॉशन लेना है या उतना ट्राई करना है कि मिनिमम हार्म हो सिविलियन पॉपुलेशन का, ठीक है। तो ये जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें देखा जाएगा कि क्या आपने प्रिकॉशन लिया था, जितना मिनिमाइज आप हार्म कर सकते थे उतना किया था सिविलियन पॉपुलेशन को। तीसरा होता है डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन में क्या होता है कि आपको कॉन्स्टेंटली डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए कि सिविलियन कौन है और जो है बेलिजरेंट पॉपुलेशन कौन है। सिविलियंस में भी वो लोग भी हो सकते हैं जो आपकी आर्मी के ऊपर अटैक कर रहे हो, है ना, जैसे पत्थरबाजी करते हैं या फिर लड़ते हैं, तो उनके ऊपर भी आप अटैक कर सकते हो। लेकिन आपको जो है कॉन्स्टेंटली डिस्टिंग्विश करना है। जैसे कि इसमें एग्जांपल बहुत अच्छा दिया हुआ है कि आपने एक बाराक में आप घुसे, वहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने बोला कि अब हम वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। तो उसको अगर आप उनको आपने, चाहे वो पहले वॉर में पार्टिसिपेट करते हो लेकिन वो उसके अगर वो तब सरेंडर कर रहे हैं आपने फिर भी उनको मार दिया तो उसको वॉर क्राइम कहा जाएगा, ठीक है। या फिर आपने एक ऐसे मिलिट्री बेस के ऊपर अटैक कर दिया और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जहाँ पर जनरेटर लगे हुए थे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, जिससे कि हॉस्पिटल्स में सप्लाई जा रही थी इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसको भी जो है वो वॉर क्राइम माना जाएगा, ठीक है। सो ये कुछ डेफिनेशंस है प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर की और कुछ डिस्टिंक्शंस हैं। तो ये अब आपका आईसीसी डिसाइड करता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो आपका हेग में लोकेटेड है। इसको कहा जाता है कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब जितने भी जेनोसाइड वॉर क्राइम से रिलेटेड जो भी जो है इश्यूज़ हैं वो यही लास्ट रिजॉर्ट है, इसके आगे आप कहीं नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये फर्स्ट परमानेंट ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और ये रोम स्टैट्यूट 2002 में साइन किया गया था जो भी मेंबर्स थे इसके उनके बीच में। ऑफ कोर्स इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ना ही यूएस और ना ही चाइना है, ठीक है। अब इसकी ज्यूरिसडिक्शन इवन इंडिविजुअल्स को भी प्रोसिक्यूट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इंटरनेशनल क्राइम्स ऑफ जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स, ये सब के लिए जो है वो इसकी ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड होती है, ठीक है। अब ये इसकी ज्यूरिसडिक्शन तभी एक्सटेंड हो सकती है जब कुछ कंडीशंस जो है वो मेट हों, ठीक है। मतलब कि समझ लो कि ऐसी सिचुएशन हो जब जहाँ पर नेशनल कोर्ट्स जो है वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, या फिर यूएनएससी ने अगर इनको कहा है कि इंडिविजुअल स्टेट्स को कहा है, रेफर किया है कि आप जो है इस कोर्ट को अप्रोच करो, तो ही जो है आईसीसी जो है वो मतलब इसमें एक्शन ले सकता है। ऑफ कोर्स ये सुओ मोटो एक्शन नहीं ले सकता। तो इंडिया ना तो इसका पार्टी है, ना हमने इसको साइन किया था रोम स्टैट्यूट को, तो आईसीसी की हमारे ऊपर कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, ना ही हमारे सिटीजन्स पे कोई जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। ऐसे ही यूएस और चाइना भी इसके पार्टी नहीं है, ठीक है। सो आपको जैसे इसका एक फैक्ट बता देते हैं, जो रशिया है उन्होंने भी आईसीसी से विड्रॉ कर लिया था जो है और वो भी अब इसके पार्टी नहीं है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Saras 3 radio telescope. So recently Indian researchers have found out that the claim which was made by Arizona State University and MIT, that they have detected a signal from the stars which emerged during the early universe or the time which is also called the cosmic dawn, it was a false claim. Okay, so in 2018 this claim was made by some team of researchers belonging to ASU and MIT, and this research was also published in the journal, the scientific journal Nature. Okay, but of course it was not confirmed by any independent researcher. So now the Raman Research Institute, using the Saras 3 radio telescope, they have confirmed that the radio signal that they received in 2018, the ASU and MIT, was not actually coming from the early universe or the cosmic dawn. Okay, so this claim of ASU and MIT has been refuted by the Raman Research Institute using the Saras radio telescope. So this is basically, Saras is a telescope and it is designed, built and deployed by India to detect
faint radio wave signals which have come from the depths of time, like from the cosmic dawn. So cosmic dawn is a concept that which was there when the first stars and galaxies were formed in the early universe. So the ASU and MIT were saying that, and when the universe was beginning, at that time what the radio wave that emerged from it, we have detected it in 2018, but now we have refuted that claim. Okay, so now let us see the next topic, which is Deputy Inspector General. So recently, the central government has issued another order in which the central deputation of DIG level officers would not be required, would be made easier, and these DIG level officers would not be required to be empaneled. Okay, so currently what happens is that the IPS officers, DIG level IPS officers who are available with the states and who are not at any uh, reputable or any position of eminence in the states, they can be deputed to the center only if the police establishment board empanels them. Okay, so what is empanelment basically? So basically this board chooses chooses which kind of officers have the best career. They should have at least 14 years of experience. Their vigilance records must be clean. So only then they can be empaneled and they can be put up for availability by the for central deputation. Okay, but now this requirement has been removed by the central government because there is huge vacancy in vacancies there are huge vacancies in central police organization and central armed police forces. So the government of India, the central government, wants to increase the pool of DIG level of IPS officers, which should be made available for the central deputation. Okay, so now let us see the next topic, which is Sabka Maha Quiz. So this is basically another quiz which is about creating awareness among citizens for about good governance. So MyGov has launched this quiz, and this will be an year-long project in which participants will be sensitized about the various government schemes and initiatives. So this quiz will be available in Hindi and English both, and every week top 1,000 winners will be announced, and every winner will receive about 1,000 2,000 rupees each. Okay, so at the end of 1 year, a bumper prize will also be announced, and this quiz consists of 20 questions which must be answered within 700 seconds. Okay, so now let us see the next topic, which is Samarth Ramdas. So recently Maharashtra governor created a controversy when he said that Samarth Ramdas ji was the guru of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Okay, so who was actually Samarth Ramdas ji? So he was actually an Indian Marathi Hindu saint, philosopher, poet, writer, or spiritual master, and he was a devotee of Lord Ram and Hanumanji, and he initiated this Samarth sect to revive spirituality in society. So unlike the Varkari saints, Ramdas is not a pacifist. So he rather encouraged nationalism so that aggressive invaders can be countered. Okay, so he also wrote a he there is a collection. This is actually a collection, a spiritual collection of texts. This Dasbo, this collection of texts, which is basically the advice that he gave to his disciple Kalyan Swami. Okay, so it is in Marathi actually. And what are his links with Shivaji? So the first Maratha ruler, Chhatrapati Shivaji Bhosle, was the contemporary of Ramdas, and the two, of course, met each other when Shivaji provided him the grant of Mutt at Chafal. And after his death, after Shivaji's death, Ramdas ji wrote a letter to his elder son, advising him on the future course of action after Shivaji's death. Okay, so now let us see the next topic, which is co-location. So an issue of co-location has come into limelight after the SEBI has sanctioned the NSC MD and CEO Chitra Ramakrishna. You know that she was under the influence of a mysterious yogi. So she was sharing confidential internal NSC information with that person, who is of course an unknown person. Okay, so you do not need to go into the controversy, but you need to understand what is co-location. So co-location is basically you are sharing your facility or your infrastructure with a third party in lieu of rent or some payments. So what you do is, like if you have a very big office, like NSE has a very big building and a very upgraded infrastructure, they would indulge in co-location. So what would happen is that a third party can take a certain amount of their office on lease. They can even share the server
and provide them with infrastructure like power supply, bandwidth, and their servers, so that they can store their data. So NSC started co-location services in 2009 so as to earn money from it. But what is the issue with that? Okay, so like NSC, the National Stock Exchange, it is a very strategic or and a very economically important part of the country. So what happens is that these co-location people who obtain co-location services of NSC, they have some proximity to the members or to the server, and they can of course take out the data through some illegitimate means. Okay, this is the controversy here. Of course, co-location is not illegal, but even the SEBI allowed exchanges to offer co-location in 2008, but in 2015, a whistleblower said that, alleged that rather, that some exchange members were able to manipulate NSE's co-location services to their own benefit. Like, if I am working in an IT department in NSC, and someone is there in who is having co-location, who is enjoying the co-location benefits from NSC, then we can have some deal according to which I would transfer some data to that person, and in return for some money, we can manipulate the NSC's co-location services for our own benefit. Okay, so this is the issue. Now SEBI of course may take some strict action, and maybe it will also disallow the stock exchanges to indulge in co-location services. So now let us see the next topic, which is war crimes. So you know that Russia has invaded Ukraine, and there are reports that it has started hitting civilian sites with airstrikes and artillery. So in that case, ICC has said that it would open an investigation to see if there are possible war crimes or crimes against humanity in Ukraine. So what does the laws of war say? What do the laws of war say? So these are the specific international standards which are mentioned in several statutes or conventions, like the Rome Statute of the International Criminal Court, Geneva Conventions, even the UN Office on Genocide Prevention and Responsibility to Protect defines what are the war crimes and what is genocide and crimes against humanity. So according to this genocide prevention and responsibility to protect, war crimes occur when there is a domestic conflict or there is a war between two states. But genocide and crimes against humanity can happen even during the peacetime. So like a military can take unilateral aggressive action against unarmed people. Okay, even there can be taking of what are the lists of war crimes? So taking of hostages, willful killings of people, or inhuman treatment of prisoners of war. So all these are war crimes. Okay, but of course there are certain exceptions also. Like, you may need, if you are, let's say, Russian military. Okay, so you may sometimes need to bomb residential buildings or schools also, because the enemy soldiers may be hiding there or launching attacks against you from these residential buildings or schools. So in that case, this killing of because these soldiers are taking the refuge, or using the civilians as shield, it becomes important to attack that building or schools also, and it would not constitute as war crime. Okay, so there are principles of war which need to be followed, and if any party to the conflict does not follow it, then that party is eligible to be labeled as the one who has committed war crimes. Okay, so the first one is of course proportionality. So you should respond to an attack only with the proportional force that has been used against you. So if, let's say, if one soldier has been killed of your army, it does not mean that you would bomb the entire city in retaliation. So you have to use the force in proportion to the force that has been used against you. Okay, so similarly there's another one, that is precaution. So you have to take precaution, that you have to avoid or minimize the damage to the civilian population. Okay, so there can be situations where you need to attack civilians also, so you have to minimize that damage, and you have to ensure that civilians are not harmed.
So the last one is distinction. So you must be able to distinguish between the civilian population who is innocent and the ones who are belligerent. Okay, so of course there may be some civilians who may be launching attacks against you, like they may be stone pelting against you, and they may be even attacking you with weapons. So you have to see, you have to be able to distinguish between the innocent civilians and the belligerent population. Okay, of course, but it is very difficult. Okay, sometimes what happens is, let's say you are Russian army, and you enter into a barrack, and then the people there, they say that now they want to surrender and they do not want to be a part of a war against you. But even when they were surrendering, you killed them. Okay, in that case it would constitute a war crime. But similarly, you attacked a military base, but that base had some generators which were being used to supply electricity to the hospitals. In that case also it would constitute a war crime, but it is very difficult to understand that, or very difficult to obtain information about that. Okay, so all these principles of war, if they are not met, then who decides it, if these principles have been met? So like, there is a body called ICC, that is the International Criminal Court. It is of course located in The Hague, and it is the court of last resort for the prosecution of genocide, war crimes, and crimes against humanity. So it's the first permanent treaty-based international criminal court. It was founded by the Rome Statute in 2002, and it has the jurisdiction to prosecute even individuals for international crimes of genocide, war crimes, crimes against humanity. And its jurisdiction can only be utilized after certain conditions are met, like if national courts are unwilling to prosecute the criminals, or even if the UNSC or individual states refer the situations to the court, only then ICC comes into action. Okay, because India is not a party to the Rome Statute, neither ICC has jurisdiction over Indian government nor its citizens. Okay, similarly, even the US and China are not party to it. Okay, so these were our topics for today. Today we're also going to share with you the weekly compilation, and we will also share with you the monthly February 2022 current affairs compilation with us. And so just stay with us on the Telegram group. We'll share the files there. So we'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.